नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर देश भर में शोक की लहर। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री तो रो पड़े चिराग पासवान, चुप रहने तक ढांढस बंधाते रहे पीएम मोदी। झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत। चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू को दी गई जमानत। दुमका मामले में जमानत मिलने पर ही बाहर आ पाएंगे लालू यादव। और 12 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान जी एक मेहनती राजनेता थे। उनकी पहचान आपातकाल के वक्त लोकतंत्र को बचाए रखने वाले नेता की रही। संसदीय जीवन में और मंत्री रहते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। प्रखर प्रवक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार रामविलास जी का चला जाना अत्यंत पीड़ादायक है। उधर लालू यादव ने भी बड़े मार्मिक और संवेदनशील ट्वीट के जरिए शोक प्रकट किया है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुन अति मर्माहत हूँ। विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयाँ आंखों में तैर रही हैं। रामविलास भाई आप जल्दी चले गए, इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। उधर दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने दुखी परिवार को विपत्ति की घड़ी में धैर्य बनाए रखने को कहा, ढांढस भी बंधाया। बता दें कि रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे पटना लाया जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 10 अक्टूबर यानी शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। बता दें कि मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी और दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। वह 24 अगस्त के बाद से ही लगातार परेशानी में थे और पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। चारा घोटाले में जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक और मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी ठहराया है। ऐसे में वह जेल में है। जानकारी आ रही है कि लालू यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में राहत मिली है। लालू के वकील ने बताया कि इस मामले में 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू की जमानत के लिए सीबीआई के वकील ने विरोध किया, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी कि उनको आज बेल ग्रांट हो गई इस केस में और 2 लाख रुपया की फाइन जमा कर देंगे और 50,000 दोषी के साथ जो है बेल बाउंड करना है। अच्छा, लालू जी क्या जेल से बाहर आ जाएंगे? नहीं, अभी एक केस और बाकी है जिसमें 7 साल की सजा हुई है। उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर में ही वो बाहर आ पाएंगे। कौन सा मामला है वो जो काफी रिलेटेड है आपकी प्रक्रिया। अब उसके लिए बेल पिटीशन कब दायर करेंगे? तो नवंबर में है, नवंबर में हम फाइल करेंगे। कितना मुचलका देना है? 2 लाख रुपया फाइन जमा करना है और 50,000 सिक्योरिटी जमा करना है। अच्छा, लालू जी की तरफ से पहले कौन कर रहे थे? मिस्टर कपिल सिब्बल अपीयर हुए उनके बिहाफ में और सीनियर एडवोकेट दिल्ली से वो सीबीआई की तरफ से कुछ कहा गया, कोई अपोज किया गया? हाँ, सीबीआई की तरफ से पूरा अपोज किया गया।
कोर्ट ने अदर एपेलेट्स को हाफ सेंटेंस पर बेल ग्रांट किया गया था। उसी आधार बनाते हुए उनको भी आज के दिन बेल ग्रांट किया गया है। आज किस मामले की सुनवाई थी और क्या ये RC 68 96 से संबंधित थी, जो कि चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित है। आप लोगों ने क्या ग्राउंड बनाया था? हम लोग बेंच ग्राउंड था हाफ ऑफ द सेंटेंस। जितने भी जो चारा घोटाले में अभियुक्त को जो सजा हुई थी सभी को हाफ सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो है बेल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ग्रांट किया गया था, इनको भी दिया गया था उसी ग्राउंड से। तो अब उनका बेल हो गया चाईबासा मैटर? हाँ, चाईबासा मैटर में बेल। 12 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 15 अक्टूबर तक मानसून रहेगा और आज भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भले ही कमजोर हो गया है, पर उड़ीसा तट पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं दक्षिणी बिहार से एक टर्फ लाइन भी गुजर रहा है। इस वजह से पटना समेत दक्षिणी बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटे कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिणी बिहार में मानसूनी हवा चल रही है। वहीं एक सिस्टम अंडमान निकोबार में भिंडवार हो रहा है, जिसके मजबूत होने की संभावना है। इस कारण 12 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। वन अधिनियम कानून के बावजूद वन क्षेत्र में जिला में जमकर पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है। वहीं वन विभाग सहित पूरा जिला प्रशासन उदासीन बना बैठा है। बता दें कि रोहतास जिला में पत्थरों के खनन पर रोक है, लेकिन फिर भी लगातार उत्खनन जारी है। जानकार बताते हैं कि खनन क्षेत्र में जो भी पत्थरों की कटाई होने के बाद लीज धारकों को अनुज्ञप्ति कर दी गई है। अब सरकारी स्तर पर पूरी तरह से पत्थरों का अवैध खनन बंद है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार रात दिन कुछ इसी तरह से सैकड़ों लोग इसके उत्खनन में लगे हुए हैं, जिससे एक तरफ सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं माफिया तंत्र मालामाल हो रहे हैं। बता दें कि खनन क्षेत्र की पहाड़ पहले ही खत्म हो चुकी है। अब माफिया तंत्र वन क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, जहां रोक के बावजूद पत्थरों की कटाई जारी है। अच्छा, क्या स्थिति है इस समय यहाँ खनन क्षेत्र में? इस समय जो सरकार की नीति थी यहाँ कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलने वाली, वो यहाँ पर कुछ नहीं है। इस जिला में कुछ नहीं है, ना किसी को साथ सरकार देती है। उसको आल जाल वाली केस में फंसा करके भले परेशान किया जाता है प्रशासन से। और दूसरी न विकास भी यहाँ कुछ सरकार की तरफ से नहीं है कि जिससे कि 2-4-10 आदमी या 100-200-500 आदमी यहाँ उसमें इंगेज हो, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कानून कि जब ये चीज कुछ है ये नहीं है तो सबका विश्वास कैसे होगा सरकार के ऊपर? कहीं ना कहीं खनन बंद होने से यहाँ पर काफी लोग बेरोजगार हो गए। बिल्कुल बेरोजगार हो गए। क्या नाम है आपका? रामनारायण सिंह। देखिए, आज के समय में कहा जाता है कि अब हम 20वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में जाएंगे, और विकास की बातें की जाती हैं। और विकास के लिए एक प्रमुख है आदमी का आवास। किसी भी विकसित समाज के लिए घर की बहुत बड़ा महत्व होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो और आज के टाइम में घर बनने की जो तकनीकी है वो बन रहा है पत्थर से, बन रहा है बालू से। और सरकार की नीतियां इस तरीके की हैं कि पत्थर और बालू टूट भी रहा है, बिक भी रहा है, मिल भी रहा है, लेकिन नीतियों के वजह से एक का खर्च भी बढ़ रहा है जो आदमी कर रहा है, और सरकार का नुकसान भी हो रहा है। तो सरकार को इसमें वांछित वो करना चाहिए कि उसके लिए कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वो लोगों को उपलब्ध भी हो सके और देश विकास भी कर सके।
उधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया शोक संवेदना व्यक्त किया है और कहा है कि देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों की वकालत संसद में करने वाला नेता आज हम लोगों के बीच से चले गए हैं। बता दें कि रामेश्वर चौरसिया भाजपा छोड़कर लोजपा में आए हैं। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनकी परिवार और शुभचिंतकों को शक्ति दे। उन्होंने कहा कि आज देश ने एक बहुत बड़े नेता को खो दिया है। रामविलास जी एक बड़े ही कदावर नेता रहे हैं और आज उनका 51 साल का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। देश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े कद का नेता खो दिया जो गरीबों, पीड़ितों, दलितों के लिए लड़ते रहे। आज देश में उनकी आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति था अकेला पार्लियामेंट में या मंत्री था तो वो थे रामविलास पासवान जी, जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। बहुत सौम्य स्वभाव के थे, सबकी सुनते थे, सबसे मिलते थे, उनसे सबको अपनापन था। इसलिए आज की उनके निधन पर काफ़ी दुख हो रहा है। मैं अपनी तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के लिए, खासकर चिराग जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रिंस जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके ब्रदर पारस जी जो सांसद हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शक्ति दे। सासाराम में रालोसपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर कुशवाहा को नामांकन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक पुराने मामले में बेल जमानत टूटने का मामला है। बताया जाता है कि रालोसपा से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर जैसे ही चंद्रशेखर कुशवाहा निकले, नगर थाना की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। इस संबंध में गिरफ्तार प्रत्याशी चंद्रशेखर कुशवाहा ने बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वह दरअसल उनसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल के एक प्रत्याशी के प्रभाव में आकर पुलिस ऐसा काम कर रही है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। आप ऐसे मामले में आप जैसे बोल रहे हैं कानून की समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इंटायर चीज न समझ रहा क्योंकि आप पैसे हमारे घर में पेश किया, सारी बात समझ रहे क्यों जी गिरफ्तारी हाँ हुई है, सूत्रों ने गिरफ्तार किया। क्या मामला था? 270 में बोल रहे हैं कि 270 में आपका बेल नहीं हुआ, जबकि 270 में मेरा नाम ही नहीं है, न पता है मैं किस ग्राउंड पर बेल हूँ। और ये कहीं ना कहीं ये सरकार की निगली साजिश है कि जेडीयू के जो प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार हैं उन्हीं के द्वारा ऐसा कराया गया है और करा रहे हैं। जानबूझकर कि ऐसे प्रत्याशी को डाउन कर दिया जाए, इनको जानबूझकर बर्बाद कर दिया जाए, इसके चलते इस तरह से करा रहे हैं। जानबूझकर ये जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई आपकी? नॉमिनेशन करके निकल रहे थे वहीं पे। उधर विधानसभा चुनाव के बीच राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पटना पुलिस को चुनौती दे रहे थे। इस बीच पटना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ताजा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते 4 लुटेरों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मोहली इलाके में चारों अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे थे। उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस समेत 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जहां पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी गिरफ्तार अपराधी लूटपाट मामले में जेल जा चुके हैं। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से कड़ी पूछताछ कर अन्य सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। कल हम लोग को शाम में इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ अपराधी हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं लूटपाट करने के लिए। इसी में हम लोगों ने एक टीम बनाया और वहाँ पे रेड किया, तो ये लोग पकड़े गए और उनके पास से हथियार और एक और हमारे यहाँ घटना हुआ था 17 सितंबर के रात में डकैती की एक घटना हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल, रुपया, मोबाइल वगैरह लूटा गया था।
तो ये लोग तो अरेस्ट हुए ही और उस घटना में लूटा गया मोटरसाइकिल, मोबाइल भी इन्हीं के पास से रिकवर हुआ है और उस घटना में भी यही लोग संलिप्त थे। इनके अलावे 3 अपराधी और हैं जो वहाँ से भाग गए थे, उनके लिए भी छापेमारी की जा रही है। कितना मोटरसाइकिल बरामद हुआ? 2 मोटरसाइकिल। सर हथियार में क्या क्या बरामद हुआ? हथियार में एक पिस्टल है और 3 राउंड जिंदा गोली। इसके आपराधिक इतिहास में कोई पहले से भी कोई इतिहास है सर इसका? एक आदमी इसमें आलमगंज से जेल गया हुआ है पहले, और भी हम लोग खंगाल रहे हैं और सीमावर्ती थानों से। कहाँ के हैं लोग सब रहने वाले? जिसमें से एक आदमी कछुआरा का रहने वाला है, गोपालपुर थाना का, और 3 आदमी बाईपास बेगमपुर के आसपास के क्षेत्र में। जनतांत्रिक विकास पार्टी की प्रत्याशी आरती देवी ने रोहतास जिला के नोखा विधानसभा सीट से अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। बता दें कि आरती देवी जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह की पत्नी हैं। नामांकन के आखिरी दिन आरती देवी ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद आरती देवी ने बताया कि एक समय नोखा विकास के मामले में बहुत अग्रणी था, लेकिन आज यही इलाका पिछड़ गया है। ऐसी स्थिति में वे नोखा के विकास के लिए नामांकन कर रही हैं ताकि यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कर यहाँ की जन समस्याओं को दूर किया जा सके। सबसे पहले तो किसानों के अनाज का मैं मुद्दा उठाऊंगी, जो कि बहुत कम में यहाँ पे सेल हो रहा है। फिर यहाँ पे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो कि फैक्ट्री बंद है राइस मिल बंद होने से, और शिक्षा भी यहाँ बेहतर नहीं मिल पा रही है। ये सब का जो मुद्दा है और छोटी छोटी जो कमियां होगी, कोशिश करूंगी कि मैं अगर सफल हो गई, अवसर मिला तो मैं जरूर इसको पूरा करूंगी। जी, मैं महिलाओं के लिए आप क्या सोची हैं? महिलाओं के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ उन लोग के लिए भी सिलाई सेंटर ये सब खोलूं, और 1-2 और उन लोग से मैं बात करके उनकी और परेशानी भी जानने की कोशिश करूँगी, जो परेशानी होगी वो मैं दूर करूँगी। उधर नामांकन के अंतिम दिन सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी राजेश गुप्ता ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। राजेश गुप्ता के नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक जुटे हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के कारण समर्थक नामांकन स्थल से दूर ही रहे। बता दें कि राजद ने राजेश गुप्ता को सासाराम विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। अपने नामांकन के बाद राजेश गुप्ता ने बताया कि उनका लक्ष्य सासाराम का चौमुखी विकास करना है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा किया है और वे जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस बार आपकी योजनाएं क्या रहेंगी ये बताइए। बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या मुद्दा क्या करेगा बताइए। बहुत सारी मुद्दा है। उधर नीतीश कुमार के आश्वासन पर पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, जबकि यहां वर्तमान में बीजेपी से श्याम बाबू यादव विधायक और प्रत्याशी हैं। इस बीच जैसे ही नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद भी बीजेपी ने श्याम बाबू यादव का टिकट कंफर्म हुआ, वैसे ही अवधेश कुशवाहा की बेचैनी बढ़ गई और घोषणा कर डाला कि जदयू से रिश्ता तोड़ेंगे भी नहीं और निर्दलीय चुनाव लड़कर वर्तमान विधायक को हराएंगे और जीतकर नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। वहीं कुशवाहा ने कहा कि वे और उनके पुत्र दोनों नामांकन पर्चा भरेंगे। अगर किसी त्रुटि के कारण या जनता को युवा चेहरा पसंद आया तो उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, अन्यथा वे खुद बागी बनकर एनडीए के विरोध में चुनाव लड़ वर्तमान विधायक को हराएंगे। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद ये तय है कि जैसे जैसे टिकट का बंटवारा हो रहा है, वैसे यह लगने लगा है कि एनडीए भी बेमेल गठबंधन है। इसलिए हमने निर्णय किया और सभी साथियों ने मिलकर निर्णय किया कि हम निर्दल रूप से लड़ेंगे। हमारा जनता दल में हम थे, हैं और रहेंगे और लड़ेंगे निर्दल। इसलिए मैं कोई पार्टी नहीं बदल रहा हूं और मेरा नामांकन 13 तारीख को हो। दोस्तों, कौन भागा थे? बैनाथ भाई एक जगह चलना है। और इस जिला में गरीबों का शोषण होता है। इसलिए मैंने निर्णय किया कि चंपारण के हित में या पिपरा ही नहीं, वैसे लोगों के विरोध में हम लोग खड़ा हो रहे हैं। जो नहीं दिखेगा कमल का फूल।
बतला दी, अब दोबारा क्या पूछिए। फिर भी किस साजिश के शिकार हुए? किस साजिश के शिकार हुए? गठबंधन के अंदर जो सामंती विचारधाराएं हैं उसका मैं शिकार हुआ। जो गरीबों का कल्याण नहीं चाहते हैं, कमजोर तबके का विकास नहीं सह सकते हैं, उनका मैं शिकार। अपने ही जिला के लोग हैं तो दूसरे जिला के लोग आएंगे यहाँ करने। अपने ही जिला के लोग होते हैं, अपने ही जिला के नेता है। नेता है क्या है, अभी इसके बारे में हमसे कहना। झंडा बैनर क्या होगा सर? जदयू से जब झंडा जो जल जीव का रंग होता है वही रहेगा, जो हमको सिंबल मिलेगा उसका लग और जितने के बाद वहाँ जो प्रमाण पत्र मिलेगा नीतीश जी के हाथों में चला जाएगा। जवाब जीतने के बाद जदयू में मिलेंगे आप? जीतने के बाद मिलेगा, जदयू में रहेंगे, जदयू में रहकर बगावत करेंगे। अन्याय के खिलाफ अगर बनेगा तो हम लोग बगावत में हैं, लेकिन जदयू को नहीं छोड़ेंगे, जदयू के साथ। एनडीए के भी तो प्रत्याशी यहाँ पे हैं। तो जनता ने हमें आदेश दिया है आगे बढ़ने के लिए। हमारे साथियों ने जो हमारे साथ मिल करके रात दिन काम किया उसका आदेश है, इसलिए मैं लड़। ठीक, आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।